नमस्कार। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज़। और आज हम गांव नथवाण के अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि किसानों की जो अधूरी मांगें थी, जैसे एमएसपी का डिमांड, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, इसके अलावा जो कर्ज मुक्ति की थी डिमांड, वो लागू करना। तो आज इसके लिए हम जो इन्होंने हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि पंजाब एवं अन्य राज्यों के अंदर भी अपनी पहचान बनाई है, तो ऐसे किसान नेता मनदीप नथवान जी के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी आगामी रूपरेखा क्या है। जी नमस्कार पाजी। नमस्कार जी। पाजी, आप ये बताइए कि आपकी आगामी रूपरेखा क्या है, और आपने ये किसान संघर्ष समिति आखिर क्यों शुरू किया, इसका क्या कारण था? देखिए, एमएसपी के ऊपर बड़ी लड़ाई देश में बढ़ने जा रही है, जिसके लिए हमने 14 दिन लगातार हुसैनीवाला से लेकर टिकरी बॉर्डर तक एक किसान विशाल यात्रा निकाली थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। और सभी मीडिया पे लोगों ने देखा भी एमएसपी के लिए एक बड़ी लड़ाई बढ़ती नज़र आ रही है। उसके लिए हमने टिकरी बॉर्डर से ऐलान किया कि फरवरी माह के अंदर जब बजट सेशन होगा तब विधानसभा की तरफ कूच करेंगे, वहाँ पक्का डेरा लगाएंगे और सरकार एमएसपी दे और संपूर्ण कर्जा मुक्ति करे, कर्जा मुक्त करे किसानों मजदूरों को। ये मांग मुख्य रहेगी। उसके बाद भी नए नए कर लगाए जा रहे हैं। अभी 2% फसल खरीद पर किसान से टैक्स लाने का जो कानून लेके आई है सरकार, उसे भी वापस करवाने की बात। और ट्यूबवेल कनेक्शनों पे जो शर्तें लगाई जा रही है, उसे भी हटवाने की मांग को लेकर लोगों की बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। तमाम मांगों को लेकर हम पक्के तौर पे विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसकी तैयारियां हमने हरियाणा में शुरू कर दी है। और फरवरी माह में आप देखोगे कि बड़ी संख्या में लोग चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे और मांगों को हल करवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन हरियाणा की धरती पर लड़ा जाएगा। हम देखते हैं कि आज़ादी मिले हमें लगभग 70-75 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की जो कंडीशन है वो इतनी कमज़ोर है, क्यों है? तो क्या ये किसानों की या फिर जो सरकारें हैं उनकी एक लापरवाही है, जो अब फिर वो किसानों के साथ मात्र एक गेम ही खेल रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, उन्हें अपना एक वोट बैंक ही समझे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देश में कॉरपोरेट राज कर रहा है। देश में अंग्रेज जाने के बाद जिस व्यवस्था की कल्पना भगत सिंह और उसके युद्ध साथियों ने की थी, वैसा देश नहीं बना। देश आज कॉरपोरेट के अधीन है। कॉरपोरेट की दलाल पार्टियां देश में राज कर रही है। इसलिए जितने भी संसाधन थे देश के, वो बेच दिए गए हैं। और जो मुनाफे वाली बात है, वो बड़े कॉरपोरेट कंपनियों, बड़े बड़े अदारों को मुनाफा मिलता है, मगर जो पैदा करता है फसल, उसे मुनाफा नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार की नीति के तहत किसान और मजदूर को लूटा जा रहा है। इसीलिए मान लो आज मेहनत करने वाले की हालत बद से बदतर होती जा रही है और कुछ सरमाएदार लोगों के पास सारा देश का धन इकट्ठा हो रहा है। अडानी अबानी जैसे लोग मान लो बड़े रईस बन गए, जिनका पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, और वो मिनटों सेकंडों में उनकी जायदाद अरबों खरबों में बढ़ रही है, और दूसरी तरफ कमाने वाला आत्महत्या कर रहा है। इसलिए देश में भगत सिंह की व्यवस्था कायम हो, इसी दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। तो सर हम ये भी देख रहे हैं ना, आज पत्रकारिता दिवस भी है, और हम देख रहे हैं कि जैसे नेशनल मीडिया कर रहा है, तो वो हमेशा किसानों के अंगेंस्ट, जो भी जितने भी आंदोलन होते हैं उनके अंगेंस्ट आवाज़ कर रहा है, ना कि उनकी फेवर की बात कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना आंदोलन कैसे खड़ा करेंगे? अगर मैं आपसे समझूं तो आपके नज़रिए से तो क्या क्या दिखते हैं आपको आ रही हैं, खास करके सोशल मीडिया एक दायरे के अंदर? देखिए, बड़े जो चैनल है वो कारपोरेट के अधीन है, बड़े सरमाएदारों के, इसलिए वो नहीं दिखाते। मगर देश में जब अंग्रेज राज करता तब भी लोग लड़े थे। मगर दिक्कतें तो मान लो आएंगी। जब कोई भी अपन काम करते हैं, उसमें कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। मगर लोग जागरूक है, लोग बड़ी तेज़ी के साथ सरकार की चालों को समझ रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई बनेगी, और इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। सर ये एमएस की डिमांड इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है किसानों के लिए, अगर मैं आपके नज़रिए से समझूं तो? एमएसपी के बिना जो
किसान की मंडियों के अंदर लूट होती है, शोषण होता है। मान लो औने पौने दामों पे फसल बिकती है, कहने को बाजरे पे एमएसपी है कागजों में, मगर उसकी खरीद नहीं है। खरीद नहीं है तो बाजरा 16-17 सौ रुपये क्वांटल बिकता है और जिसकी 2350 रुपये एमएसपी है। इसलिए एमएसपी की खरीद गारंटी कानून बनवाने के लिए लड़ाई है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और डीजल टैक्स रह दिया जाए किसानों को। आज देश का अन्न भंडार, अन्नदाता किसान है, उन्हें बिना खेती के लिए बिना टैक्स के डीजल मिलना चाहिए, मगर सरकार तो किसानों पर टैक्स लगा रही है तरह तरह की। इसलिए तमाम लोगों को मिलकर लड़ना होगा और ऐसी ऐसी लड़ाई बने देश में जिसमें कि मेरे वर्ग और मेहनत करने वाले लोगों की ज़िंदगी ठीक हो, यही काम किया जा रहा है। सर अगर हम आपके नज़रिए से समझें तो कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क है? उन्होंने किसानों के लिए क्या कुछ खास किया, अगर मैं आपके नज़रिए से समझूँ तो? कांग्रेस और बीजेपी की आर्थिक नीतियों में अंतर नहीं, वो सेम है। उनके झंडे अलग है, नेता अलग है, मगर वो कारपोरेट की पक्ष की दोनों पार्टियां कारपोरेट पक्ष की। बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, वो धर्म के नाम पे लोगों में बखेड़ा खड़ा करती है, इसलिए कांग्रेस से ज़्यादा खतरनाक बीजेपी है। दोनों पार्टियों की आर्थिक नीतियों में कोई अंतर नहीं है, वो सेम है। दोनों ही देश के संसाधन बेचने में जुटी हुई है। पहले कांग्रेस बेचती रही है, अब भाजपा ने वही उसी रास्ते पे आगे बढ़ी है, जिसमें जो बचे खुचे जो संसाधन थे उसे अडानियों बानियों को, बड़े कारपोरेटों को दे दिया है। इसलिए देश में भयंकर बेरोजगारी का संकट है। इससे निपटने के लिए एक बड़ा आंदोलन की ज़रूरत है। तमाम लोगों को इसी रास्ते, आंदोलन के रास्ते ही अपनी जीत सुनिश्चित करनी पड़ेगी। सर हम ये भी देखना, जब बीजेपी के नेताओं से ये बात की जाती है तो वो हमें ये भी बताते हैं कि हमने किसानों को 6,000 रुपये भी दिए, इसके अलावा हमने जो खाद है उसको भी नीम कोटिंग कर दी, तो इसके अलावा किसानों को और भी ऋण मुक्त किया जा रहा है, उन्हें अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? किसानों को ऋण मुक्त नहीं किया जा रहा, बड़े कारपोरेटों को ऋण मुक्त कर दिया। और सरकार की नीति खेती बचाने की नहीं है, सरकार की नीति खेती को तबाह करने की। यदि खेती घाटे का सौदा बनेगी तो ये ज़मीन बड़ी कारपोरेट जल्दी से इसको कारपोरेट के दिन चली जाएगी। इसलिए खेती को तो बिल्कुल उजाड़ने वाली नीतियाँ सरकार लेके आ रही है, और इसीलिए मान लो लगातार जो काम करने वाले की हालत माड़ी होती जा रही है। हाँ सर, भगत सिंह ने एक बात बात कही थी कि हमें देश ऐसा बनाना है जहाँ पर हर गरीब अमीर और तबके की आवाज़ को सुना जाए। तो क्या जो भगत सिंह ने जिस काम के लिए शहीदी थी, या उनकी एक आइडियोलॉजी थी, क्या ये देश उससे अब भटक चुका है, हम ऐसा समझे? नहीं, देश नहीं भटक चुका, भगत सिंह के विचार लोगों तक नहीं पहुंचे अभी तक। आज भगत सिंह की तस्वीरें लोगों के घरों तक है। जब विचार पहुंचेंगे तो ये लोग टिक नहीं पाएंगे देश में। देश भगत सिंह के विचारों का बनेगा। ऐसा नहीं है कि लोगों का कसूर नहीं, अभी लोगों तक लोग समझ ही नहीं पाए भी भगत सिंह कैसी व्यवस्था चाहता था, क्योंकि इस सिस्टम ने टीवी के ऊपर कारपोरेट का, बड़े कंपनियों का, सरमाएदारों का कब्जा है। और वो अंधविश्वास पर के सिवाय कोई काम की बात बताते नहीं है। टीवी चैनलों पर, न्यूज़ चैनलों पर कब्जा हो गया। इसलिए लोग आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे भगत सिंह को पहचानेंगे वैसे ही देश में बदलाव आएगा। सर आपको लगता है कि आप अब जो एमएसपी की डिमांड के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करें, जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है, क्या वो सरकार आपको देगी? तो आपको कुछ उम्मीद है सरकार से? क्योंकि पहले भी साल 1.5 साल आंदोलन चला है, काफ़ी सारे किसानों ने अपनी शहीदियाँ भी दी है, और आप पर किसानों पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, कभी ये टुकड़े टुकड़े गए, मैं खालिस्तानी और न जाने क्या क्या। तो आपको कुछ उम्मीद है सरकार से? सरकार कुछ नहीं देती, लोग लड़ेंगे तो संघर्षों से प्राप्त हुआ। आज तक सरकार की मजबूरी बन जाती है जब लोक लहर उठती है, लोग बगावत ना करें। बगावत को रोकने के लिए सरकार कुछ ना कुछ ऐसा लालच देती है भी लोग अपना मान लो अपना आंदोलन उसका शांत हो जाए। अभी जो 3 कानून वापस हुए हैं, एमएसपी और संपूर्ण कर्जा मुक्ति की लड़ाई दोबारा देश में बन गई है। और आपको इसका अंदाज़ा मोर्चा भी, संयुक्त मोर्चा भी बड़े फैसले करेगा आने वाले टाइम में। किसान मजदूर जीतेगा, ये कारपोरेट पक्ष की पार्टियां हारेगी, ऐसा माहौल बनाएंगे। हाँ सर, हम देख रहे हैं कि ये लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ, अभी एक गवाह को भी मारा गया, उसके ऊपर उछल कूद कूद कर नारे लगाए जा रहे थे, जय सिया राम, जय सिया राम। इसके अलावा जो अजय टेनी मिश्रा ने किया किसानों की हत्या,
तो अभी तक उनको सरकार से निकाला नहीं गया, जो गृह राज्य मंत्री हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि सरकार कह कुछ हो रही है, कर कुछ को हो रही है, तो क्या किसानों को एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कानून व्यवस्था भी सरकार के कब्जे में है। जहाँ न्याय मिलना था, जहाँ इंसाफ मिलना है, वहाँ भी मान लो सरकार दखल करती है। और लखीमपुर खीरी की घटना साफ है। अभी तक आरोप तय हुए हैं, कोर्ट ने आरोप ही तय किए हैं। अब सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी अलग की बात है। मंत्री अपने पद पर बरकरार है और किसान 4 हमारे जेल के अंदर बंद किए हुए हैं। और ये पक्षपात कर रही है सरकार, और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जैसे जैसे मान लो जो लखीमपुर खीरी की घटना है, पूरे देश के किसान उससे प्रभावित हुए हैं और वो उसी तरफ देख भी रहे हैं कि सरकार अपना क्या मापदंड अपनाती है। मगर एक बड़ी लड़ाई किसान लड़ेंगे, और ये जेलों से भी साथी बाहर आएंगे और दोषियों को भी सजा मिलेगी। सर, जिस तरीके से वहाँ के गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया और मारा पीटा जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में किसान जो यूनियन है वो उनके साथ देने के लिए क्या क्या कर रही है? लखीमपुर खीरी में भी पीछे मोर्चा लगा के है मोर्चा, और सारा मोर्चा लखीमपुर खीरी के किसानों के साथ है। देश के किसान लखीमपुर खीरी के साथ हैं, और ठीक फैसला वो उनके पक्ष में करेंगे। बड़ी लड़ाई देश के लोग देंगे, ये मैं हमारा मानना है। सर, हम एक बड़े इशू पर बातचीत करेंगे, जो कि एक वाजिब सवाल भी है कि जो किसानों पर आखिर कर्जा इतना आता क्यों है, इसका कारण क्या है, अगर मैं आपके नज़रिए से समझूं? किसान की जो मेहनत का फल नहीं उसे मिलता। जब वो किसान के खेत में फसल होती है तो उसकी कीमत बहुत कम होती है। जब वो व्यापारी उसको खरीद लेता है, बड़ी बड़ी कंपनियां उसको खरीद लेती हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। कहने को आलू किसान पैदा करता है, जब आलू किसान बेचता है तो 5, 6, 7 रुपये किलो बिकता है। मगर जो कंपनी उसको चिप्स बना के बेचती है तो वो कई गुना उसका रेट बढ़ जाता है। मगर किसान को उसकी मेहनत का हक मूल्य नहीं मिलता। इसी के कारण, क्योंकि नीति इस खेती के पक्ष में, किसान के पक्ष में नहीं है। कोई कोई ऐसा सरकार की तरफ से खेती को उन्नत करने के लिए, किसानों को बहाल अच्छी इनकम हो, इसका ऐसा मतलब कोई भी उनके पास कोई फार्मूला नहीं है। वो तो किसानों को उजाड़ेंगे तो ज़मीन प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े अपने अडानी अबानी को ज़मीन देना चाहते हैं। इसलिए किसान पर कर्ज सरकार की नीति के कारण है। ये मतलब किसान जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। सर, एक बात बताइए, अब जो आगामी रूपरेखा आपकी क्या है एमएसपी की डिमांड को लेकर? तो उसे आप किन किन चरणों में शुरू करने जा रहे हैं, और क्या इसके लिए एक बार आप पुनः दिल्ली का घेराव करेंगे? अभी टिकरी बॉर्डर हम जाके आए हैं, बड़ी संख्या में लोग टिकरी बॉर्डर गए थे। अभी अगला जो एक्शन प्लान है हमारा, वो विधानसभा का घेराव करेंगे, हरियाणा सरकार को घेरेंगे, जो हरियाणा की इशू है। जो और लड़ाई है, जो मोर्चा भी फैसला करेगा, वो दिल्ली 2024 के अंदर जब चुनाव आएंगे तो उससे पहले एक बड़ा आंदोलन फिर होगा दिल्ली में। स्वामीनाथन आयोग की भी एक रिपोर्ट की बड़ी चर्चा थी कि ये शर्तें लागू होनी चाहिए, तो बीजेपी अभी तक वो भी नहीं कर रही, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या हर तरफ से एक किसान को मारने के तरीके अपनाए जा रहे हैं? स्वामीनाथन के लिए बीजेपी के नेता कभी मार्च निकालते थे कपड़े उतार के, मगर अब जब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का समय आया तो वो भी भाग गए। और C2+ वाला जो फार्मूला है उसे लागू करना चाहिए, मगर सरकार लागू नहीं कर रही। और इसलिए सरकार लगातार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। पार्टियां भी वोट प्राप्त करना चाहते हैं, और जो किसान है वो अपने मेहनत का हक लेना चाहता है। इसलिए ये आंदोलन और बड़ी ताकत से किसान इस बार लड़ेगा। सर, एक अ, इसके अलावा हम थोड़ा पूंजीवाद पर और बातचीत करेंगे। ये जो सरकार एक पॉलिसियां चला रही है, इसके मेन पीछे बेसिक क्या है? सरकार उसी जनता से वोट ले रही है, उसी को विपरीत अंगेस्ट कानून बना रही है, भले आप छात्रों के विरुद्ध ले लें या किसानों के। तो व्हाट इज द रीजन, अगर मैं आपके नज़रिए से समझूं तो क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, कॉरपोरेट के पक्ष में सरकार है, इसलिए ये सारी नीतियाँ ऐसी लेके आ रही है। सरमाएदारी को के चुंगल में देश फंसता जा रहा है, और गरीब आदमी है जो, वो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी जी रहा है। इसलिए सरकारें बदलती रहती हैं, मगर कॉरपोरेट का जो कब्जा है वो बरकरार है।
वो तोड़ने की ज़रूरत है। क्या सरकार मनुवाद लागू करना चाह रही है, मनुस्मृति? और वो तो सांप्रदायिक पार्टी के पास राज है, वो बिल्कुल ही फिर वही राज स्थापित करना चाहती है छुआ-छात वाला, जाति-पाति वाला, क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और ना वो शिक्षा की बात करते हैं, ना रोज़गार की बात करते हैं, वो धर्म की बात करते हैं। क्योंकि लोग धर्म के नाम पर जल्दी आहत हो जाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख जल्दी बनाया जा सकता है, इसलिए धर्म का सहारा लेकर वो देश में राज कर रहे हैं। तो सर आगामी रूपरेखा चंडीगढ़ को में कब घिराव करने जा रहे हैं आप? फरवरी माह के अंदर एक बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर करेंगे, जिसकी हमने तैयारियां शुरू कर दी। संकेतिक होगा जी। नहीं संकेत नहीं, हम पक्के तौर पे पड़ाव लाएंगे। इसके अलावा फिर दिल्ली दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर तो 2024 के अंदर होगा, उससे पहले मोर्चा जो फैसला करेगा, मोर्चे को भी तगड़ा करेंगे, मोर्चे वाले फैसले में शामिल रहेंगे। और ये तो हम अपना संगठन जो पकड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति है, उसकी तरफ से हम चंडीगढ़ घिराव करने जा रहे हैं। कुछ किसान संगठनों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां भी बना ली हैं। अभी परसों गुरनाम सिंह चुडूनी थे, उन्होंने केसीआर की पार्टी को ज्वाइन किया है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या किसानों को पार्टीबाजी के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उन्हें मतलब एक वोट बैंक के तौर पर काम करना चाहिए या नहीं? देखिए, राजनीतिक चेतना तो जरूरी है। राजनीतिक गैर राजनीतिक जो शब्द यूज किए जा रहे हैं वो सरकारें पार्टियां कर रही हैं, किसान को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारा भी मानना भी, हमें राजनीतिक तौर पे चेतन होना पड़ेगा, मगर वोट से तब्दीली नहीं आएगी, ये हमारा मानना है। मगर जब लोग लड़ेंगे संघर्षों के रास्ते भी, देश तब्दील हो सकता है। सर आपने कहा कि वोट से तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि वोट से तो जहाँ तक सरकारें बदली जाती हैं, तो तब्दीली कहाँ से नहीं आएंगी? थोड़ा सा कंफर्म कीजिए सर। राज बदले जाते, व्यवस्था कभी भी वोट से नहीं बदलती। व्यवस्था के लिए क्रांति होती है, क्रांति के लिए संघर्ष होता है, संघर्षों के रास्ते ही देश बदलता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को? लास्ट अपील है कि अपने हकों के लिए लामबंद हो, इन पार्टियों का पीछा छोड़ो और आने वाले समय में जो हमारे सामने जो दिक्कतें हैं उनके लिए हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि चंडीगढ़ कूच की तैयारियां करो, सरकार को घेरेंगे, सरकार हारेगी, किसान जीतेगा। एक चीज़ ये बताइए, आपने ये जो संगठन की शुरुआत की, क्यों की, कैसे की, क्या क्या इसमें दिक्कतें आई, आपको मोटिवेट कहाँ से मिला? देखिए, मेरे पिताजी कर्मचारी थे बिजली बोर्ड में, उन्होंने हड़ताल की थी, तब नौकरी छोड़ दी थी। और वो लगातार भगत सिंह से विचारों से प्रभावित थे, और हमारा परिवार जो 1972 से इसी लाइन में है। और 2005-06 में हमने ये काम शुरू किया था। मैंने 2005 के अंदर मैं शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के अंदर शामिल हुआ था, और 2009 के अंदर हमने ये किसान संघर्ष समिति हरियाणा का गठन किया था। पिछले 17-18 सालों से लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। और जैसा भगत सिंह समाज चाहता था, हम भगत सिंह को अपना लीडर मानते हैं। देश में कुर्बानी तो बहुत से लोगों ने दी थी, हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी देश के लिए, मगर भगत सिंह को शहीद आज़म का खिताब मिला, क्योंकि भगत सिंह ने जेल में बैठ के बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, कुछ किताबें लिखी, और ये देश में कैसी व्यवस्था हो, ये भगत सिंह अगली बात कह के गया है। और इसलिए उसी व्यवस्था की जिस जिस व्यवस्था की कल्पना भगत सिंह ने की थी, वो देश उस वही देश में वही व्यवस्था आए, उसी दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो कठिनाइयाँ हैं वो तो काफ़ी, देखो जब को काम करेंगे तो लाजमी तौर पर आएंगी। और जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं वो लोग लगातार नहीं चाहते कि ऐसी कोई लहर यहाँ पनपे जिससे उनको नुकसान हो। अब राज करने वाले तमाम लोग हमारे संगठन से परेशान हैं, और दलाली करने वाले वो हमारे संगठन से परेशान हैं। कुछ नेताओं के थैला झोली उठाने वाले लोग हमारे से परेशान हैं। 2 नंबर का धंधा करने वाले हमारे से परेशान हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ संगठन हमारा मजबूत है, लोगों को राहत मिली है, लोगों ने लड़ना सीखा है, लोगों ने इन पार्टियों के नेताओं के दरबार में जाना छोड़ा है। इसलिए कुछ कुछ लोगों को हमारे से तकलीफ भी है, मगर सच्चाई व ईमानदारी से लगातार काम कर रहे हैं, और निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा का नंबर 1 संगठन बनता नजर आ रहा है। आपने देखा हो टिकरी बॉर्डर, हमने अकेले संगठन ने टिकरी बॉर्डर के अंदर ये कार्यक्रम किया था, और हज़ारों लोग उसमें शामिल थे। और हरियाणा में बड़ी तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें जो हमने मेहनत की है उसका फल मिल रहा है, और एक लाइन पे हम काम कर रहे हैं। किसी चौधर के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं काम कर रहे, बल्कि हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा पे हम आगे पर काम कर रहे हैं। हाँ,
राज करने वाले जितनी पार्टियां हैं, पार्टियों के नेताओं को हमारे से ज़रूर तकलीफ़ है। उनके जो गुर्गे हैं, उनके जो फालतू लोग हैं, वो हमारे खिलाफ लगातार हल्ला बोलते रहते हैं। मगर उसके बावजूद भी आज लोग सच्चाई जानते हैं। सच्चाई के रास्ते पे कौन लोग लड़ते हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ हम आगे बढ़े हैं। ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो लाजमी तौर पे वो लहर आगे बढ़ती है। नेतृत्व करने वाले ईमानदार होने चाहिए। कभी धमकियाँ आई आपको कि इस काम से हट जाइए, कोई और काम कर लीजिए? नहीं, इतना किसी में ऐसा कोई नहीं है, मगर वो है, तकलीफ़ तो है, होती रहती है। जो लोग जिन लोगों के खिलाफ लड़ते हैं उन्हें तकलीफ़ तो इस बात की होती रहती है। इसलिए उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये थे किसान नेता मनदीप सिंह नथवान जी, जो पुनः एमएसपी की डिमांड को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर है और आशंका है कि एक बार पुणे से दिल्ली के बॉर्डरों पर जमा होंगे। जो किसानों की डिमांड है एमएसपी को, उसे सरकार पर दबाव डालकर पूरा करवाने के लिए। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज़। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।